स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, ये कल की ही बात लगती है जब लद्दाख की गलवान वैली में दुनिया के दो बिगेस्ट मिलिट्री फोर्सेस के बीच एक भयानक हैंड टू हैंड कॉम्बैट में कई सोल्जर्स की जान चली गई। 2020 में इंडो चाइना बॉर्डर पे इस कन्फ्रंटेशन के दौरान न तो गोली चली और ना ही बॉम्ब बरसाए गए, लेकिन सब जीरो टेम्परेचर्स और इंटेंस फिजिकल फाइट के चलते इंडिया के 20 सोल्जर्स शहीद हुए और लगभग 40 चाइनीज सोल्जर्स ने अपनी जान गंवाई। दरअसल इंडिया और चाइना 3440 किलोमीटर से भी लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं और ओवरलैपिंग टेरिटोरियल क्लेम्स की वजह से ये बॉर्डर काफ़ी वॉलेटाइल रहता है। हार्श क्लाइमेट और हाई ऑल्टीट्यूड वाला गलवान रिवर वैली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से वेस्टर्न सेक्शन और अक्साई चिन के करीब है। अक्साई चिन एक मेजर डिस्प्यूटेड इंडियन पोर्शन है जो अभी चाइना के कंट्रोल में है और चाइना का ये बॉर्डर डिस्प्यूट सिर्फ इंडिया के साथ ही नहीं बल्कि कई और पड़ोसी देशों के साथ है। कभी एक अनट्रस्टवर्दी अलाई और कभी एक इंट्रूडर बनके वो एशिया में अक्सर चर्चा में रहता है। आपको शायद सुन के ये हैरानी होगी कि करेंटली 18 कंट्रीज के साथ चाइना टेरिटोरियल और मैरीटाइम डिस्प्यूट में उलझा हुआ है। इंडिया और जापान से लेकर फिलीपींस और म्यांमार तक चाइना को कई सिचुएशंस में इंटरनेशनल कम्युनिटी से क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है, लेकिन फिर भी उसके एग्रेसिव और एक्सपेंशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी में कोई सुधार नहीं देखा जा रहा है। फिर एक बड़ा सवाल आता है कि आखिर चाइना के इतने बॉर्डर डिस्प्यूट्स क्यों हैं? क्या वो इनको सॉल्व कर सकता है और इन डिस्प्यूट्स का रीजनल स्टेबिलिटी और कोऑपरेशन में क्या इम्पैक्ट रहा है? आज के वीडियो में हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि ये वीडियो यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से जुड़े हुए सवाल यूपीएससी GS2 के इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, इंटरप्शन के लिए माफी, पर ये कोई ऐड नहीं है। बस आपसे एक ऐसी इंफॉर्मेशन साझा करनी है जिसकी मदद से हम एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने की तरफ एक इम्पॉर्टेंट कदम उठा रहे हैं। स्टडी IQ ने अपना यूपीएससी प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है जिसमें आपको सारा का सारा कंटेंट लाइव दिया जाएगा। 900+ आवर्स का लाइव कंटेंट, 1-to-1 मेंटोरशिप, करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और भी बहुत कुछ मात्र 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पर अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, अगर आप या फिर आपके दोस्त या भाई बहन कभी भी यूपीएससी का एक सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आई डोंट थिंक कि इससे बेहतर मौका फिर कभी मिलेगा। इन बैचेस में एडमिशन की लास्ट डेट 20 जुलाई है और क्लासेस की टाइमिंग मॉर्निंग 8 AM रहेगी। तो अब आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करके अपनी यूपीएससी की तैयारी को भारत के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ स्टडी IQ के फाउंडेशन बैचेस का सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। इस बैच से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगी। अब आप अपना वीडियो देख सकते हैं, बट डोंट फॉरगेट टू यूज AG लाइव, अदरवाइज यू विल से कि बाकी लोगों को कम रेट्स पे कोर्स मिला है। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम इतिहास में झांकें तो हमें समझ में आएगा कि चाइना की ये सिचुएशन आखिर है क्यों। हिस्टोरियंस इन कॉन्फ्लिक्ट के पीछे कई रीजंस आउटलाइन करते हैं। पहला ये कि चाइना अपने लंबे इतिहास में कई पावरफुल इंपीरियल डायनेस्टीज यानी शाही राजवंशों के शासन में रहा है। लगभग सारे डायनेस्टीज चाइना के बॉर्डर्स को एक्सपैंड करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने दूर के कई एरियाज को अपने कंट्रोल में लिया। पर समय के साथ साथ इनका स्टेटस बदलता गया और आज ये दूसरे कंट्रीज का हिस्सा हैं। इसलिए चाइना इन पे अपने हिस्टोरिकल क्लेम्स को असर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, युआन डायनेस्टी लाओस, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, तिब्बत और मंगोलिया के एक्सटेंसिव रीजन को कंट्रोल करता था। क्विंग डायनेस्टी तजिकिस्तान के कुछ हिस्सों को गवर्न करती थी। मिंग डायनेस्टी ने कंबोडिया के कुछ पार्ट्स को एनेक्स किया था और किर्गिस्तान के एरिया में हान डायनेस्टी का शासन था। चाइनीज क्लेम्स का दूसरा मेजर रीजन है कॉलोनियल रूल के समय किए गए बाउंड्री डिमार्केशन को लेकर विवाद। फॉर एग्जाम्पल, चाइना का कहना है कि इंडिया के साथ ब्रिटिश द्वारा एस्टैब्लिश किए गए इंटरनेशनल बॉर्डर को वो नहीं मानता है और इसीलिए उनका स्टेटस डिस्प्यूटेड है। मेर्केटोर इंस्टीट्यूट फॉर चाइना स्टडीज के हेलेना लेगार्ड का मानना है कि चाइना के लैंड बॉर्डर्स तब ड्रॉ किए गए थे जब वो देश नया नया बना था और ये बॉर्डर कई जगह पे क्लियर नहीं थे। तीसरा फैक्टर है रिसोर्सेज के लिए चाइना की बढ़ती भूख और खुद को एक रीजनल हेजमन के रूप में एस्टैब्लिश करना। इसीलिए साउथ चाइना सी पे चाइना का क्लेम सिर्फ पॉलिटिकल और स्ट्रेटजिक ही नहीं बल्कि इस बात से भी इन्फ्लुएंस्ड है कि वहां स्थित स्प्राटली आइलैंड और उसके आसपास के एरिया काफ़ी रिसोर्स रिच हैं। ये रिसोर्सेज दुनिया के लार्जेस्ट इकोनॉमीज में से एक
चाइनीज इकोनॉमी के लिए बेहद कीमती हैं। इसके अलावा चाइना अपने टेरिटोरियल एम्बिशन और नेशनलिस्ट और हिस्टोरिकल प्राइड को सिक्योर करते हुए खुद को एक हेजेमन के रूप में असर्ट करना चाहता है। इस कॉन्टेक्स्ट में कम्युनिस्ट चाइना का राइज एक फिनोमिनन की तरह सामने आया है, जिसके चलते इंटरनेशनल रिलेशंस में 21st सेंचुरी को द सेंचुरी ऑफ द ड्रैगन कहा जाता है। स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट बर्टिल लिंटनर का कहना है कि सॉल्यूशंस ढूंढने के बजाय चाइना अपने बॉर्डरलैंड डिस्प्यूट्स को वाइडर इश्यूज पे कंसेंसस गेन करने के लिए यूटिलाइज करता है। इससे उसे एक डिप्लोमेटिक लेवरेज मिलता है, जिसे वो एक नेगोशिएटिंग टूल की तरह इस्तेमाल करता है। समय समय पर राइज करने वाले इंटेंशंस के पीछे टेरिटोरियल क्लेम से ज्यादा चाइनीज एक्सप्रेशन ऑफ पावर छिपा होता है, और इंटेंशंस को चाइना इतना इंटेंसिफाई करता है कि लगभग 8 साल पहले एक ऑब्जर्वर ने यह क्लेम किया था कि 2020 से 2050 तक चाइना 6 इनविटेबल वॉर्स फेस करने वाला है। इनमें से 2025 तक ताइवान के साथ जंग, 2030 तक स्प्राटली आइलैंड्स का टेक ओवर, 2040 तक इंडिया के साथ अरुणाचल प्रदेश को लेकर डिस्प्यूट, 2050 तक जापान के सेनकाकू आइलैंड पे कंट्रोल और आउटर मंगोलिया और रशिया के एरियाज का कैप्चर शामिल है। खैर, एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये वॉर्स हो ना हो, ये तो तय है कि चाइना का बाउंड्री डिस्प्यूट उसका परमानेंट फीचर बना रहेगा, क्योंकि उसके कई क्लेम्स इलीगल माने जाते हैं। अभी तक चाइना सिर्फ 14 डिस्प्यूट रिजॉल्व कर पाया है, और उसमें से भी कुछ फोर्सफुली किए गए हैं, ना कि पीसफुली। पर जैसा कि गलवान इंसिडेंट ने रिवील किया कि चाइना के करंट डिस्प्यूट्स पोटेंशियल फ्लैश पॉइंट्स बने हुए हैं, जिसका एशिया और वाइडर एशिया पैसिफिक में काफी डिस्टेबलाइजिंग इम्पैक्ट बन सकता है। चलिए दोस्तों, अब इंडिविजुअल कंट्रीज के साथ चाइना के इन कंटेस्टेड क्लेम्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इंडिया की ही बात करते हैं। दोस्तों, एनालिस्ट का मानना है कि डेवलपिंग वर्ल्ड से ग्लोबल इन्फ्लुएंस के लिए कंपीट कर रहे सुपर पावर तक के सफर में चाइना के बॉर्डर्स को लेकर विवाद और भी गहरा होता आया है, और इनमें इंडिया के साथ उसके डिस्प्यूट्स सबसे इंटेंस रहे हैं। इंडिया और चाइना के बीच ये डिस्प्यूट 1914 के शिमला कन्वेंशन तक ट्रेस किया जा सकता है, जब ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव्स मिलकर एक डी फैक्टो ईस्टर्न बॉर्डर मेंटेन करने का एग्रीमेंट किया। इसे मैकमोहन लाइन का नाम दिया गया। हेनरी मैकमोहन ब्रिटिश इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी और शिमला कॉन्फ्रेंस के चीफ नेगोशिएटर थे। वैसे तो इंडिया ने चाइना के साथ इस बाउंड्री को इफेक्टिव बॉर्डर के तौर पे अपना लिया था, पर यह सेटलमेंट बीजिंग को मंजूर नहीं था। पनपते विवादों के चलते 1962 में दोनों देशों के बीच 4 हफ्तों तक जंग चली, जब चाइना के पीपल्स लिबरेशन आर्मी ट्रूप्स मैकमोहन लाइन क्रॉस करके वेस्ट की तरफ बढ़ने लगे। इस लड़ाई का मेन बैटलफील्ड था अरुणाचल प्रदेश, इंडिया का इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जिसे चाइना सदर्न तिब्बत का हिस्सा मानता है। इंडिया का दावा है कि चाइना ने लद्दाख के अक्साई चिन में ऑलमोस्ट 43,000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा किया था। ये एरिया लगभग स्विट्जरलैंड जितना बड़ा है। ना इंडिया और ना ही चाइना किसी भी ऑफिशियल बॉर्डर पे अग्री कर पाए, और इसलिए दोनों ने एक टेम्पररी ट्रूस साइन किया, जिसके मुताबिक अनऑफिशियल बॉर्डर को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल माना गया। लेकिन ये सेटलमेंट काफी अनस्टेबल था, और समय समय पर इंडिया और चाइनीज आर्मीज एक दूसरे पर बॉर्डर को डिस्टर्ब करने का इल्जाम लगाते हैं। इसके चलते 1967 में फिर से एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट हुआ। इस बार पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट था ईस्टर्न हिमालयाज का स्ट्रेटेजिक पास नाथुला, एशिया के सबसे टेंस कंटेस्टेड बॉर्डर्स में से एक। चाइनीज इंसर्शंस को रोकने के लिए इंडिया एक फेंस कंस्ट्रक्ट करना चाहता था, पर चाइना के लिए ये एक एग्रेशन से कम नहीं था। जल्द ही ये विवाद एक फायर फाइट में बदल गया, जिससे 200 से भी ज्यादा इंडियन सोल्जर्स और लगभग 300 चाइनीज सोल्जर्स की मौत हो गई। इसके अलावा भूटान को कनेक्ट करता हुआ सिक्किम का ट्राई जंक्शन एरिया भी कॉन्फ्लिक्ट का एक हॉट स्पॉट रहा है। इसका कारण है वेस्ट बंगाल के साथ नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने वाला वल्नरेबल सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है। अगस्त 2017 में यही ट्राई जंक्शन सुर्खियों में आया, जहां डोकलाम स्टैंड ऑफ की घटना घटी। 73 डेज तक इंडिया और चाइनीज सोल्जर्स एक फियर्स फेस ऑफ में अटके रहे। प्रॉब्लम उस साल जून में शुरू हुआ, जब चाइनीज आर्मी इंजीनियर्स डोकलाम प्लेटू के थ्रू एक रोड बनाने का फैसला करते हैं। इस डोकलाम प्लेटू को चाइना और भूटान दोनों ही क्लेम करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इंडिया कहां से आया। दरअसल इंडिया के साथ भूटान के एक सेटलमेंट के मुताबिक इंडिया भूटानीज टेरिटरी को डिफेंड कर सकता है, इसलिए इंडियन सोल्जर्स ने इंटरवीन किया और इस चाइनीज प्रोजेक्ट को आगे बढ़ने से रोका। हफ्तों के नेगोशिएशंस के बाद दिल्ली और बीजिंग दोनों ने अपने ट्रूप्स को विड्रॉ किया और चाइना को यह प्रोजेक्ट कैंसिल करना पड़ा।
पर तब से चाइना वहां छिप के ट्रूप्स डिप्लॉय कर रहा है और नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के पॉसिबिलिटीज को भी एक्सप्लोर कर रहा है। इंडिया और चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट कितना इंटेंस है ये तो आप गलवान क्लैश के बारे में सुन के समझ ही गए होंगे, जिसके बारे में हमने शुरू में बात करी। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन टेंशंस का सॉल्यूशन अभी भी बहुत दूर है। यही नहीं, कुछ लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू ये पता चला है कि चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पैंगोंग सो लेक के पास मिलिट्री व्हीकल्स के लिए एक मैसिव ब्रिज तैयार कर रही है। पैंगोंग सो लेक एक 135 किलोमीटर लंबा लैंडलॉक्ड लेक है जो पार्शली इंडिया के लद्दाख रीजन में और पार्शली तिब्बत में पड़ता है। और तिब्बत के बारे में आप शायद जानते ही हैं कि उसे चाइना अपना टेरिटरी मानता है। आइए अब तिब्बत के साथ चाइना डिस्प्यूट के ऊपर भी एक नजर डालते हैं। दोस्तों, इंडिया के बाद शायद चाइना का सबसे डिसीजिव लैंड डिस्प्यूट तिब्बत के साथ ही है। 1950 में चाइना इस हिमालयन कंट्री पे अपने लॉन्ग हेल्ड क्लेम को असर्ट करने लगा और इसे इन्वेड करते हुए अपनी टेरिटरी का हिस्सा बना लिया। तिब्बत के स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा और उनके फॉलोअर्स को इंडिया भागना पड़ा और तब से वो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाकर रह रहे हैं। इसीलिए तिब्बत के साथ चाइना के डिस्प्यूट में इंडिया नेचुरली एक मेजर प्लेयर है। पिछले साल चाइना के तिब्बत गवर्नमेंट ने 15 बॉर्डर रेगुलेशंस और बैन्स इशू किए, जिससे इंडिया के साथ बॉर्डर कंट्रोल को और भी मजबूत किया जाए। पर इस साल 23 जून को रिलीज यूएस कांग्रेशनल एग्जीक्यूटिव कमीशन ऑन चाइना के रिपोर्ट ने यह कंक्लूड किया कि 1950 में हुए चाइनीज इन्वेजन से पहले तिब्बत चाइना का पार्ट नहीं था। मिंग और क्विंग डायनेस्टीज के समय के मैप्स की वजह से इस नतीजे पे पहुंचा गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया के नेगोशिएशन स्ट्रेटजी के लिए ये फायदेमंद साबित हो सकता है, लेकिन अभी चल रहे चाइनीज एग्रेशन को देखते हुए ये कहना मुश्किल है। फॉर एग्जांपल, एक रिसेंटली लीक्ड नेपालीज गवर्नमेंट रिपोर्ट से ये पता चलता है कि चाइना नेपाल के साथ उसके बॉर्डर को इंक्रोच कर रहा है। नेपाल के कुछ पार्ट्स को लेकर चाइना का लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट रहा है, क्योंकि इंडिया की तरह नेपाल के इन पार्ट्स को चाइना तिब्बत का हिस्सा मानता है। यहाँ तक कि 2020 में चाइना ने रुई नाम के एक नेपालीज विलेज को एनेक्स कर लिया। इसी तरह लाओस, म्यांमार, मंगोलिया और अब तो भूटान के साथ भी चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट क्लेम करता है। और सिर्फ लैंड डिसएग्रीमेंट्स ही नहीं, बल्कि मैरीटाइम स्फीयर में भी चाइना ने डिस्टर्बेंस मचा रखा है। दोस्तों, चाइना के मैरीटाइम डिस्प्यूट का सेंटर है साउथ चाइना सी, जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन का एक पार्ट है। बीजिंग इस सी का 90% क्लेम करता है, यानी लगभग 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। स्ट्रैटेजिकली ये एरिया यूएस मिलिट्री अटैक के थ्रेट के अगेंस्ट मेनलैंड चाइना के लिए एक बफर की तरह देखा जाता है। चाइना के एसएसबीएन न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन को पेट्रोल करने के लिए भी इस सी पे चाइना का कंट्रोल क्रूशल है। इसके अलावा ये एरिया इकोनॉमिकली भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दुनिया के बिजिएस्ट ट्रेड रूट्स में से एक है। 2016 में यहाँ से गुजरने वाला टोटल ट्रेड अमाउंट $3.37 ट्रिलियन था। ऊपर से ये रीजन अपने राइस, ऑयल और नेचुरल गैस डिपॉजिट्स के लिए भी मशहूर है। साउथ चाइना सी में डिप्लोमेटिक टेंशंस कोई नया डेवलपमेंट नहीं है। 1970 से कई कंट्रीज साउथ चाइना सी के आइलैंड और दूसरे जोन्स पे अपने क्लेम को असर्ट करते आए हैं। फॉर एग्जांपल, फिलीपींस के साथ स्प्राटली आइलैंड्स को लेकर विवाद में 2013 में एक आर्बिट्री ट्रिब्यूनल को इन्वॉल्व किया गया। यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी यानी कि यूएनसीएलओ के तहत फिलीपींस के क्लेम को रिकॉग्नाइज किया गया और चाइना के लिए ये एक हार साबित हुई। पर नेचुरल रिसोर्सेज और रिच फिशिंग एरिया से सराउंडेड ये आइलैंड आज भी इस कॉन्फ्लिक्ट से नहीं निकल पाया है, क्योंकि चाइना इस जजमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर पाया है। साउथ चाइना सी डिस्प्यूट में एक और मेजर प्लेयर है ताइवान, एक ऐसा आइलैंड नेशन जिसके इंडिपेंडेंस और सोवरेनिटी को चाइना रिकॉग्नाइज नहीं करता। वैसे तो चाइना पूरे ताइवान को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का हिस्सा मानता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक डिस्प्यूट्स भी हैं, जैसे मैक्लसफील्ड बैंक, पैरासेल आइलैंड, स्कारबोरो शोल, साउथ चाइना सी के कुछ एरियाज और स्प्राटली आइलैंड्स। पिछले महीने चाइनीज फाइटर प्लेन्स ताइवान के एयर स्पेस में 3 बार घुस गए, और इससे पहले मार्च में एक ताइवानीज पेट्रोल वेसल के साथ कुछ चाइनीज फिशिंग बोट्स के टकराने की रिपोर्ट सामने आई थी। तिब्बत के साथ साथ ताइवान भी वन चाइना पॉलिसी के अंडर पड़ता है, और यूक्रेन में रशियन इन्वेजन के बाद ताइवान में चाइनीज इन्वेजन का डर और बढ़ गया है। ताइवान की तरह वियतनाम, मलेशिया, जापान और साउथ कोरिया के साथ भी चाइना विवादों में उलझा हुआ है। अब सवाल यह है कि इन इन्वेजन से डील करने के लिए क्या किया जा सकता है और इसका असर रीजनल ऑर्डर पर क्या हो सकता है।
दोस्तों, चाइना के ये बॉर्डर डिस्प्यूट्स न सिर्फ रीजनल स्टेट्स के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस को अफेक्ट करते हैं, बल्कि उनके डोमेस्टिक सिचुएशन को भी हैम्पर करते हैं और इसका इफेक्ट खासकर इकोनॉमी में देखा जाता है। मैरीटाइम एरियाज के इकोनॉमिकल पोटेंशियल के चलते चाइना की तरह दूसरे स्टेट्स भी कंसेशंस करने को राजी नहीं है। ऐसे में इन डिस्प्यूट्स का रेजोल्यूशन एक इम्पॉसिबिलिटी बन के रह गया है। साउथ चाइना सी के कॉन्टेक्स्ट में ये स्पेशली विजिबल है, जहां चाइना और साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स के बीच अनबैलेंस पावर रिलेशनशिप ने सिचुएशन को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। इसीलिए ऑब्जर्वर्स का मानना है कि स्मॉलर कंट्रीज के पास इन डिस्प्यूट्स को इंटरनेशनलाइज करने के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं है। इसके जवाब में चाइना आसियान जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स को वीकन करने में लगा हुआ है। इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया जैसी राइजिंग पावर चाइनीज एग्रेशन के सामने एक फॉर्मिडेबल फोर्स बन सकता है, जिसके लिए उसे पहले चाइना के खिलाफ अपने बॉर्डर पॉलिसी को और भी रोबस्ट बनाना होगा। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी इंडियन और चाइनीज मिलिट्री कमांडर्स के बीच जनवरी में हुए लेटेस्ट राउंड्स ऑफ टॉक्स में कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई। चाइना के साथ इस डेडलॉक के चलते इंडिया वाइडर एशिया पैसिफिक के कंट्रीज के साथ अपने कोऑपरेशन को सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है। इंडिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया को अपने मालाबार नेवल एक्सरसाइज में शामिल करने में सक्सेसफुल रहा है। वियतनाम और फिलीपींस के साथ भी इंडिया अपने बायलैटरल टाइज को मजबूत करने में लगा है। इंडिया और वियतनाम के डिफेंस ऑफिशियल ने ये कंफर्म किया है कि दोनों कंट्रीज के बीच डिफेंस कोऑपरेशन एक इंपॉर्टेंट पिलर है। उधर फिलीपींस के डिफेंस सेक्रेटरी डेल्फिन लोरेंजाना ने कहा है कि इंडिया साउथ चाइना सी में नेविगेशन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए इंटरेस्टेड है। इंडिया और इंडोनेशिया ने भी मैरीटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU साइन किया है। तो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट पे। और जैसे कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC मेंस के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ चाइनाज बॉर्डर डिस्प्यूट ऑन द वाइडर एशिया पैसिफिक रीजन। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।